हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल की क्लासेज में। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार स्टैटिक जीके के बारे में, जिसमें मैं जो टॉपिक कवर करूंगा वो आधुनिक इतिहास होगा बिहार का। इससे पहले मेरे 3 लेक्चर बिहार स्टैटिक जीके से आ चुके हैं, जिसमें जो मैंने टॉपिक कवर किया है बिहार स्टैटिक जीके के बारे में वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए, बिहार एसआई एग्ज़ाम के लिए, बिहार कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए और बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए, बिहार विधानसभा एग्ज़ाम के लिए, बिहार सचिवालय एग्ज़ाम के लिए। तो वो तीनों लेक्चर को आप ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो पहले मैं जो फैक्ट पे बात करूँगा वो बिहार और बंगाल दोनों से रिलेटेड है। तो 1733 में क्या हुआ था कि अलवर्दी खां बिहार का नवाब बना था। अब अलवर्दी खां का पूरा नाम आप में से कोई बता सकता है? तो अलवर्दी खां का पूरा नाम मिर्ज़ा मोहम्मद अली था। दूसरा पॉइंट, अलवर्दी खां जो थे वो नासिरी डायनेस्टी को बर्बाद कर बंगाल के नवाब बने थे। तो वो बिहार के तो नवाब थे ही 1733 में, लेकिन बंगाल के नवाब वो 1740 से 1756 तक रहे। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है कि उनके समय में मराठा जो थे वो बंगाल पे आक्रमण किए थे और उसमें मराठा लोगों की बुरी तरह से हार हुई थी। उसको बोला जाता है बर्डवान की लड़ाई, जिसमें अलवर्दी खां की जीत हुई थी। अब अलवर्दी खां के बाद बंगाल के नवाब कौन बने? तो उनके जो पोता थे, सिराजुद्दौला नाम था, वो बने थे बंगाल के नवाब। तो अब दूसरा पॉइंट ये है, अलवर्दी खां का पॉइंट कंप्लीट हुआ। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। तो आपको ये जो दिन है 23 जून 1757, ये आपको याद रखना है। 23 जून 1757। इसमें क्या हुआ था प्लासी के युद्ध में? इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो जीती थी और बंगाल का जो पावर था, नवाब का पावर, वो अपने कब्जे में कर ली थी। किसको हराई थी? तो जो अलवर्दी खां के पोते थे सिराजुद्दौला, उनको हराई थी और बंगाल का पावर अपने अंतर्गत कर ली थी। इसमें क्या हुआ था कि बोला जाता है कि प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव जो थे उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के जो रॉबर्ट क्लाइव थे, वो क्या किए थे कि मीर जाफर जो कि कमांडर इन चीफ थे नवाब आर्मी के, मतलब कि सिराजुद्दौला के आर्मी के मीर जाफर कमांडर इन चीफ थे। तो उनको उन्होंने घूस दिया था। किसके लिए? तो उनको उन्होंने घूस दिया था बंगाल पे अपना दायित्व बनाने के लिए, और बोले थे कि मैं तुम्हें बंगाल का नवाब बना दूंगा। और जो पॉइंट है कि चलिए 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। तो 22 अक्टूबर 1764 बक्सर का युद्ध। तो बक्सर के युद्ध में क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी और इसमें जो लड़े थे वो मीर कासिम जो थे वो नवाब थे बंगाल के उस टाइम। फिर अवध के जो नवाब थे उनका नाम था शुजा-उद-दौला, और मुगल एम्पायर के शाह आलम जो द्वितीय थे, जो आखिरी सम्राट रहे हैं मुगल एम्पायर के, वो इन तीनों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और इन तीनों की बुरी तरह से हार हुई थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। तो बक्सर के युद्ध में क्या हुआ था कि 1764 में ये लड़ाई युद्ध शुरू हुआ। 1765 में एक ट्रीटी साइन हुई जिसको बोला जाता है इलाहाबाद की ट्रीटी, और फिर इस युद्ध की समाप्ति हुई थी। अब चलिए जो टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ वो बिहार और सिख जो थे, वो गुरु नानक जो 10वें गुरु थे, उनका जन्म पटना में हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का। तो और जो उनके पिताजी थे उनकी कुछ हिस्ट्री है जो कि बिहार से जुड़ी हुई है, तो मैं उसको कवर कर रहा हूँ। तो जो गुरु नानक थे और
जो तेग बहादुर थे वो बिहार के भ्रमण पे आए हुए थे। ठीक है, तो गुरु तेग बहादुर जो थे वो बिहार भ्रमण पे आए। और आपको दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि जो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जो थे उनका जन्म पटना में हुआ था। कौन सी ईस्वी में हुआ था, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 1666 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया कि तख्त श्री हरिमंदिर जी तख्त श्री हरिमंदिर जी द्वारा पटना साहिब में स्थापित हुआ। तो तख्त श्री हरिमंदिर जी गुरुद्वारा कहाँ स्थापित हुआ, पटना साहिब में। किन्होंने किया था, तो वो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। 1676 ईस्वी में जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जो थे वो उनका जन्म 1666 में हुआ। 10 साल बाद 1676 ईस्वी में वो गुरु बने। 1699 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था, खालसा पंथ की स्थापना किया। तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा किया गया। 1708 ईस्वी में क्या हुआ कि महाराष्ट्र में उनकी मृत्यु हो गई। कहाँ, महाराष्ट्र में नांदेड़ एक जगह है, वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। अब कुछ पॉइंट है जो कि कंपनी का आगमन, जैसे कौन कौन सी कंपनी बिहार में आई और वहाँ से चीज़ों को लूटी और चली गई, तो मैं उस पे कुछ पॉइंट्स कवर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि बिहार में कौन सी कंपनी आई, तो पुर्तगाली जो थे वो पहले आए। सबसे पहले पुर्तगाली बिहार में आए, तो पुर्तगाली आए। सोरा का उत्पादन, सेकंड पॉइंट, सोरा का उत्पादन के लिए फेमस था कौन, बिहार। फिर 1632 में क्या हुआ कि पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना हुई। डच फैक्ट्री मीन्स क्या, अभी डच अगर मैं बोलूँ तो कौन सी कंट्री आपको दिमाग में आ रहा है, तो हॉलैंड या हॉलैंड बोला जाता है, तो वो कंट्री आपके दिमाग में आना चाहिए। फिर 1620 में क्या हुआ कि 1620 में हुआ था कि अंग्रेज़ों ने पटना में फैक्ट्री बनाई थी, पर वास्तविक सफलता उनको कब मिली थी अंग्रेज़ों को, वो मिली थी 1651 को। वास्तविक सफलता उन्हें 1651 को मिली थी। 1717 में क्या हुआ था, 1717 में फर्रुखसियर आपको याद रखना है, बिहार से ही रिलेटेड है। अब कुछ जनजातीय विद्रोह रहा उस टाइम, जो शेड्यूल्ड कास्ट थे, शेड्यूल्ड ट्राइब थे, वो उन्होंने क्या किया कि बैटल स्टार्ट किया छोटे मोटे, किनके खिलाफ, यही अंग्रेज़ों के खिलाफ, या जो वहाँ के जमींदार हुआ करते थे वो प्रताड़ित करते थे वहाँ के लोगों को, अतिक्रमण करते थे, तो उनके खिलाफ उनका कुछ युद्ध था, विद्रोह था, मैं उसके बारे में बताऊं। तो सबसे पहले जनजातीय विद्रोह में आपको क्या करना है, ईयर याद रखना है कि किस ईयर में कौन सा विद्रोह हुआ, वो डायरेक्ट बीपीएससी के क्वेश्चंस में आते हैं। तो सबसे पहले तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह कब हुआ, तो 1789 से 1794 तक तमाड़ विद्रोह रहा। दूसरा है चेरो विद्रोह, वो 1800 ईस्वी याद रखना है आपको। हो विद्रोह, जिसको सिंहभू बोला जाता है, 1820 से 1821 ये रहा। कोल विद्रोह जिसको छोटा नागपुर एरिया आप माइंड में रख सकते हैं, तो 1831 से 1832 कौन सा विद्रोह हुआ, कोल विद्रोह। अब संथाल विद्रोह है। संथाल विद्रोह 1855 से 1856, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार ये बीपीएससी के क्वेश्चंस में डायरेक्ट आए हुए हैं। संथाल विद्रोह तो 1855 से 1856। बोला जाता है कि 1857 की क्रांति के पहले, जस्ट पहले कौन सा विद्रोह हुआ, वो संथाल विद्रोह हुआ। तो दामन एक कोह जगह है जहाँ संथाल प्रजाति रहती थी उस टाइम। अब उसमें कौन कौन से लोग लीडर के तौर पे काम किए, तो सिद्धू, कान्हू, चांद, वैरव, ये आपको याद रखने हैं। तो भागलपुर से लेकर राजमहल पहाड़ियों के बीच का जो क्षेत्र था वो दामन एक कोह कहलाता था, जहाँ संथाल प्रजाति रहती थी।
उसके बाद ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है मुंडा विद्रोह। ये 1895 से लेकर 1900 ईस्वी तक मुंडा विद्रोह हुआ, जिसको उल गुलान विद्रोह भी बोला जाता है। ठीक है, मुंडा विद्रोह को उल गुलान विद्रोह भी बोला जाता है। ये एरिया कौन सा था? छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा जनजाति रहती थी। इसके नेतृत्व किसने किया था? तो बिरसा मुंडा जो थे, जिनको सिहबोगा भी बोला जाता है, भगवान के तौर पे वहाँ पूजते भी हैं लोग, तो सिहबोगा बिरसा मुंडा ने 1899 में नेतृत्व किया था मुंडा विद्रोह का। 3 फरवरी 1900 में क्या हुआ कि बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको जेल में डाल दिया गया था। तो ये मुंडा विद्रोह से रिलेटेड कुछ तथ्य हैं। 7वां पॉइंट है कि जनजाति विद्रोह से रिलेटेड कि ताना भगत विद्रोह कब हुआ? तो 1913 से 1914 ताना भगत विद्रोह हुआ। किसने नेतृत्व किया था ताना भगत विद्रोह का? तो जात्रा भगत नाम के एक इंसान थे, जिन्होंने ताना भगत विद्रोह का नेतृत्व किया था। वो गांधीवादी विचारधारा को फॉलो करते थे, ताना भगत, जात्रा भगत। फिर 1857 की क्रांति आई। 1857 की क्रांति से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, मैं उसको कवर करता हूँ। तो 12 जून 1857 को रोहिणी यानी कि देवघर में इसका प्रभाव दिखा। यह प्रारंभिक बिंदु जो था, इनिशियल पॉइंट था बिहार में, जो 1857 12 जून को रोहिणी यानी कि देवघर में इसका कुछ प्रकोप दिखा। उसके बाद क्या हुआ कि पटना में पुस्तक विक्रेता जो थे, पीर अली नाम था उनका, पीर अली, ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो पीर अली ने उसको उस 1857 की क्रांति को नेतृत्व किया था। दानापुर छावनी के सिपाही जो थे, उन्होंने क्या किया था कि विद्रोह किया था अंग्रेज़ों का। और 1857 में जगदीशपुर के जो नेता थे बाबू कुंवर सिंह, उनको अपना उन्होंने नेता चुन लिया था दानापुर के सिपाहियों ने। अब क्या हुआ था कि वीर कुंवर सिंह उस समय 80 साल के थे, लेकिन उनमें जज्बा बहुत ज़्यादा थी। तो उन्होंने क्या किया कि अपना नेता चुना इनको। फिर 26 अप्रैल 1858 को 57 के बाद उनकी जो मृत्यु हो गई, तो उसका कार्यभार कमान किसने संभाली थी? अमर सिंह। अमर सिंह जो थे वो बाबू कुंवर सिंह के भाई थे। 1857 की जो विद्रोह थी, वो क्रांति थी, वो क्यों असफल रही, उसका कारण था, इसमें फॉरवर्ड कास्ट जो थे वो ये सोचते थे कि अंग्रेज़ हमें यूं ही आज़ादी दे देंगे, और वो इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं किए। शिक्षित जो लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो भी अच्छे से इसमें अपना योगदान नहीं दिए। इसमें जो बैकवर्ड कास्ट था, जो शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट थे, वो ज़्यादा बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट किए। लेकिन अशिक्षित और शिक्षा की कमी की वजह से ये हमारा जो 1857 की क्रांति थी वो उतनी सफल नहीं रही। दूसरा इसमें पॉइंट ये है कि उस समय लोगों में एकजुटता नहीं थी, एकता नहीं थी कि हमें राष्ट्र यानी कि देश को आज़ादी दिलानी है। वो सब अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए, हर इंडिविजुअल अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए इस क्रांति में उतर पड़ा था। तो ये भी एक कारण रहा कि 1857 की जो क्रांति थी वो असफल रही। लेकिन ये 1857 की क्रांति एक नींव डाली कि हमें अपने देश को आज़ाद करना है, और इसी नींव की वजह से आगे जितने भी क्रांति हुए, जितने भी विद्रोह हुए, जितने भी युद्ध हुए, वो सब का जो बेसिक पॉइंट था वो 1857 की क्रांति थी। इसीलिए बोला जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो वो बोला जाता है 1857 में। कुछ और विद्रोह हैं, चलिए मैं उसको कवर करता हूँ 1857 की क्रांति के बाद। तो सबसे पहले एक विद्रोह हुआ, वहावी आंदोलन बोला जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, 19वीं सदी में ये हुआ था। ये सबसे पहले इसका जो मोटो था वो धर्म सुधार
का मोटो था, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई का मतलब जो मोटो है वो उसमें तब्दील हो गया। इसके प्रवर्तक कौन थे? तो सैयद अहमद थे, राय बरेली के रहने वाले थे ये। इसका मुख्य केंद्र क्या था? तो सितना एक जगह है पटना में, वो था पटना, यानी कि इसका मुख्य केंद्र था पटना में। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बिलायत अली, इनायत अली, फरहत अली और मोहम्मद हुसैन जो थे वहाबी आंदोलन के नेतृत्व किए थे पटना में। इसका कैसे दमन, मतलब कि कैसे ये वहाबी आंदोलन कमज़ोर पड़ गया, ख़त्म हो गया? तो 1863 ईस्वी में अम्बेला अभियान में इस विरोध का जो है दमन हो गया, दब गया ये विरोध। फिर जो सेकंड पॉइंट है नोनिया विद्रोह, ये 1770 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक हुआ। ये ईयर आपको याद रखने हैं। ये किस लिए हुआ? तो जो सोरा उत्पादक जो थे नोनिया वर्ग, वो क्या करता था कि सोरा का उत्पादन करता था, लेकिन ब्रिटिश उस पर बहुत ही ज़्यादा अतिक्रमण करते थे, तो उनके खिलाफ ये युद्ध हुआ था। तीसरा जो युद्ध है वो लोटा विद्रोह 1856 ईस्वी में। ये किस लिए हुआ? ये हुआ इसलिए कि मुजफ्फरपुर के कैदियों को पीतल का जो लोटा है उनसे ले लिया गया और उनको मिट्टी का लोटा दे दिया गया। तो उन्होंने क्या किया कि इसके विरुद्ध एक विद्रोह शुरू किया, जिसको लोटा विद्रोह के नाम से जाना जाता है, मुजफ्फरपुर के कैदी। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो कि किसान आंदोलन से रिलेटेड हैं, तो वो पहले मैं आपको कवर करता हूँ। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो वो 1917 में हुआ था, ये सभी को पता है। इसमें हुआ क्या था कि राजकुमार शुक्ल जो थे वो मुरली भरावा गांव के रहने वाले थे, तो वो गांधी जी से मिले थे, तो उन्होंने उनसे आग्रह किया था कि वो एक बार चंपारण को आएँ। तो ये चंपारण सत्याग्रह किसके लिए था? तो 3 कठिया प्रणाली जो थी अंग्रेज़ों की, उसके विरुद्ध ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह को गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह बोला जाता है। उनका प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह रहा। तो 3 कठिया प्रणाली क्या थी? 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में नील की खेती करनी ही करनी थी किसानों को, और नहीं करने पे उनको प्रताड़ित किया जाता था, या नहीं उगाने पे उनसे टैक्स कर वसूला जाता था। तो इसके विरुद्ध किसानों ने गांधी जी को आग्रह किया, तो गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ एक विद्रोह शुरू किया, वो चंपारण सत्याग्रह था। अब चंपारण से रिलेटेड गेटवे ऑफ चंपारण किसको बोला जाता है? तो मुजफ्फरपुर को बोला जाता है। गांधी जी पे क्या हुआ कि मोतिहारी में गांधी जी पे मुकदमा भी चलाया गया। फिर दरभंगा किसान विद्रोह 1919 में, इसमें क्या हुआ था कि मधुबनी के जो किसान थे उन्होंने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा महाराज के विरुद्ध एक विद्रोह किया था, वो बोला जाता है दरभंगा किसान विद्रोह। फिर किसान सभा जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या हुआ था कि सर्वप्रथम मुंगेर में 1922-23 ईस्वी में किसान सभा का गठन हुआ, जो कि मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण जो थे वो उस समय उसका नेतृत्व किए थे। तो उनके द्वारा ये गठित किया गया किसान सभा, मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण के द्वारा। किसान सभा का औपचारिक जो गठन हुआ वो 1928 ईस्वी में सहजानंद सरस्वती ने किया, औपचारिक गठन। तो आपको सहजानंद सरस्वती अगर किसान सभा आता है तो ये आपको याद रखना है। और 1929 में विधिवत रूप से प्रांतीय किसान सभा का गठन कर दिया गया। उसके बाद 1936 में क्या हुआ कि अखिल भारतीय किसान सभा की गठन की गई, और उसके अध्यक्ष कौन रहे? तो वो उसके अध्यक्ष जो थे वो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। और उसके महासचिव कौन रहे? तो उसके महासचिव एन.जी. रंगा थे महासचिव। फिर बिहार सोशलिस्ट पार्टी आता है। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी मजदूरों के लिए बनाया गया है, तो मजदूरों के लिए बनाया गया था। 1934 में अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में इसका गठन हुआ बिहार सोशलिस्ट पार्टी का।
और ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी भंग हो गया 1948 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष कौन रहे? तो नरेंद्र देव। सचिव कौन रहे? तो जयप्रकाश नारायण। और इसमें जो सहयोगी व्यक्ति थे जैसे रामवृक्ष बेनीपुरी, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल वारी, ये सहयोगी व्यक्ति रहे किसमें? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के गठन में। होम रूल आंदोलन तो 1916, इसमें एनी बेसेंट जो थी उन्होंने मद्रास में 1916 में स्थापना की थी। बाल गंगाधर जो तिलक थे वो पुणे में इसकी स्थापना किए थे होम रूल आंदोलन की। जो एनी बेसेंट थी वो पुणे छोड़ के ऑल ओवर इंडिया उन्होंने इस आंदोलन को प्रचार किया था। फिर बिहार में होम रूल की स्थापना मजहरुल हक ने 1916 में किए थे। मजहरुल हक बिहार में होम रूल की स्थापना 1916 में किए थे। फिर अब गांधी जी के कुछ आंदोलन हैं, मैं उसको कवर करूंगा और इसी के साथ बिहार का आधुनिक इतिहास समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले गांधी जी का जो कुछ तथ्य है, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में। अब असहयोग आंदोलन देश स्तर पर किन्होंने शुरू किया था? तो वो गांधी जी थे। बिहार में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सदाकत आश्रम यानी कि मजहरुल हक ने बनाया था सदाकत आश्रम को। यहीं पे एक पत्रिका निकली असहयोग आंदोलन के समर्थन में। यह पत्रिका कौन सी थी? मदरलैंड अखबार के नाम से प्रकाशित हुई। मदरलैंड अखबार के नाम से प्रकाशित हुई। सदाकत आश्रम से यह पत्रिका निकली थी। और सदाकत आश्रम को किसने बनाया था? मजहरुल हक ने बनाया था। फिर साइमन कमीशन, इसमें 1928 में आया था साइमन कमीशन। तो वाइटमैन कमीशन भी बोला जाता है क्योंकि इसमें जितने भी मेंबर थे वो सारे के सारे अंग्रेज थे। फिर देश स्तर पे इसका विरोध हुआ। लाला लाजपत राय ने किया था विरोध और वो मारे भी गए थे लाठीचार्ज में। उसके बाद क्या हुआ कि बिहार में इसका विरोध किसने किया था? तो एएन सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह ने किया था विरोध। फिर सवनीय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी याद रखना है आपको। तो चंपारण सारण में नमक जो था, नमक वो बनाया जाता था नमकीन मिट्टी से, तो उसका विरोध करने लगे। फिर नंगी आंदोलन जो था, एक नंगी आंदोलन छपरा, जिसमें कैदियों ने बोला कि हम स्वदेशी वस्त्र ही पहनेंगे। फिर जो चौकीदारी कर से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी तो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत कवर हुआ। अब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी। तो भारत छोड़ो आंदोलन में क्या हुआ था कि 11 अगस्त 1942 में सचिवालय में छात्रों ने क्या किया था? पटना सचिवालय में झंडा फहराने की कोशिश किए थे वो लोग। तो उसमें क्या हुआ था कि गोली चली थी, तो इसीलिए उसको पटना सचिवालय गोली कांड भी बोला जाता है। 11 अगस्त 1942 आज़ाद दस्ता का गठन हुआ। किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। इसमें होता क्या था? तो राजबिलासों के जंगल में क्या था कि स्टूडेंट लोगों को ट्रेनिंग मिलती थी और छापामार पद्धति से वो क्या करते थे कि उसमें ट्रेनिंग देते थे। सरदार नित्यानंद जो थे वो छात्रों को प्रशिक्षण देने का काम करते थे आज़ाद दस्ता गठन के अंतर्गत। फिर राम मनोहर लोहिया जो थे वो उस समय रेडियो संचालन दल के नेता बने थे। तो ये था बिहार का आधुनिक इतिहास। इसके बाद जो मेरा लेक्चर आएगा वो उसमें मैं जनगणना के जो पॉइंट्स हैं जो कि बीपीएससी और कुछ और एग्जाम है बिहार का, उसमें बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है, मैं उसको कवर करूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।